हे व्हाट्सअप लेजेंड। सो आज एक नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं जो कि है बैंकिंग। और बैंकिंग में भी जो टॉपिक है वो है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। अब ये क्यों न्यूज़ में है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि एक एनएस विश्वनाथन पैनल बनाया गया था ताकि जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनको थोड़ा स्ट्रेंथन किया जा सके। तो उनकी रिकमेंडेशन कुछ आई थी और उन रिकमेंडेशन के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ स्टेप लिए हैं और कुछ अपनी गाइडलाइंस जारी की हैं। तो उन्हीं गाइडलाइंस को थोड़ा बहुत कंटेक्स्ट में रखते हुए हम लोग एक काम करेंगे कि टोटल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स तो बात करेंगे उसके साथ ही हम ये भी बात कर लेंगे कि कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होते हैं। ठीक है, तो न्यूज़ हमको समझ में आ गई कि क्या इशू हो रहा है। तो अब इसके ऊपर विदाउट डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि क्या एग्जैक्टली कंटेस्ट है। देखिए, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जो मेन टॉपिक है उस पर आने से पहले हम लोग बात कर लेंगे कि एग्जैक्टली कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो बैंक है जनरली क्या होता है कि बैंक का एक सेगमेंट होता है, लेकिन ये एक प्रकार के उस तरीके के बैंक होते हैं कि जिसमें कॉपरेशन से वर्क करते हैं। जैसे सपोज दैट कुछ लोग हैं, मान लीजिए 4-5 लोग साथ में आए और उन्हीं ने अपने कुछ पैसे को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद एक बैंक को इस्टेब्लिश किया। ये बैंक क्या कहला देगा? कोऑपरेटिव बैंक। ये कोऑपरेटिव बैंक कहलाएगा। अब इसका मेन पर्पस क्या होता है कि इसमें जो आपके ओनर है वही इसके कस्टमर है, या ऐसे बोलो कि जो इसके कस्टमर होते हैं वो भी इसके ऑनर भी बन सकते हैं। जो बेसिक सा है, जैसे क्या लिखा हुआ है कि कोऑपरेटिव बैंक्स आर फाइनेंशियल एंटिटीज एस्टैब्लिश ऑन ए कोऑपरेटिव बेसिस एंड बिलोंगिंग टू देयर मेंबर्स। दिस मीन कि दैट द कस्टमर ऑफ अ कोऑपरेटिव बैंक्स आर आल्सो इट्स ओनर। इट मीन्स कि जो इसके कस्टमर है वो इसके खुद भी ओनर हो सकते हैं। ठीक है, तो कोऑपरेटिव बैंक्स वो बैंक होते हैं जो कि कोऑपरेशन के साथ बनाए जाते हैं और साथ ही साथ इसके जो कस्टमर होते हैं वो खुद इसके ओनर भी हो सकते हैं। ओके, ये बात होगी कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में। उसके बाद देखते हैं कि इनका रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। ध्यान रखिएगा, जो कोऑपरेटिव बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत या मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट सोसाइटी एक्ट के तहत होगा। इट मीन्स कि इनका जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट या मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 2002 के तहत किया जाएगा। अगर एक कोऑपरेटिव बैंक एक से ज़्यादा स्टेट बाउंड्री में वो पाया जा रहा है तो उसको हम लोग मल्टी स्टेट से करेंगे, और अगर कोई सिंगल वाला होगा तो उसको सिंगल के तहत ही कर लेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, कुछ चीज़ें और भी हैं कि इनके ऊपर रेगुलेशन किस तरीके का होता है। इनके ऊपर जो रेगुलेशन है, ध्यान रखिएगा, यही सबसे बड़ा इसमें ग्लिच है कि जो कोऑपरेटिव बैंक होते हैं उनके ऊपर रेगुलेशन का सबसे बड़ा इशू है। इनका रेगुलेशन जो है वो मल्टीपल बॉडी कर रही है। मेजॉरिटी ऑफ जो आपके कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उसमें जो रेगुलेशन है वो आरबीआई और स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। इट मीन्स कि कुछ कोऑपरेटिव बैंक्स ऐसे होंगे जिनके ऊपर आरबीआई रेगुलेट कर रही होगी, कुछ के ऊपर होंगी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ऑपरेट कर रही होंगी। क्या यही दो एंटिटीज़ हैं? नहीं, इनके अलावा कभी कभी नाबार्ड भी कर रही होती है और भी तरह के इंस्टीट्यूट भी इसके ऊपर रेगुलेशन करते हैं। तो अगर हम रेगुलेशन के ऊपर बात करें तो जो कोऑपरेटिव बैंक का जो रेगुलेशन है वो किसी एक एंटिटी के द्वारा नहीं हो रहा। आरबीआई भी करती है कुछ जगहों पर, कुछ जगहों पर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर रही है, कुछ जगहों पर स्टेट गवर्नमेंट भी कर रही है और कुछ जगहों पर नाबार्ड भी करती है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इनका रेगुलेशन कोई एक एंटिटी नहीं करी बल्कि मल्टीपल एंटिटी करी, और यही सबसे बड़ी इसमें प्रॉब्लम भी है। बात समझने की कोशिश करिएगा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम इसमें ये। और एक पॉइंट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो अर्बन और क्योंकि जो कोऑपरेटिव बैंक्स होती हैं उनका क्लासिफिकेशन क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये जो कोऑपरेटिव बैंक्स है इनका क्लासिफिकेशन मेजॉरिटी बेस में दो तरीके से होता है, अर्बन और रूरल। अब इसकी डिटेल में बहुत ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है कि लॉन्ग टर्म वाले क्या होते हैं, शॉर्ट टर्म वाले क्या होते हैं, बट इतना ध्यान में रखना है कि कोऑपरेटिव बैंक अर्बन एरियाज़ में जो होते हैं उनको अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स बोलते हैं और जो रूरल एरियाज़ में होते हैं उनको रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स बोला जाता है। एक फैक्ट जो मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ जिसके बारे में आपको यहाँ पे लेके आया कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हो और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जो होते हैं उनका डायरेक्ट सुपरविजन आरबीआई का होता है। अगेन ये फैक्ट अगर आपको ध्यान में रहता है तो वेल एंड गुड है, नहीं होता है तो इसके बारे में कोई ज़्यादा हैक्टिक होने की ज़रूरत नहीं है। तो कोऑपरेटिव बैंक दो तरीके के, अर्बन एंड द रूरल। अब हम आते हैं अपने टोटल टॉपिक के ऊपर जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि जो न्यूज़ आई थी। न्यूज़ क्या है? न्यूज़ जो है वो टोटली बेस्ड है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर।
जनरली क्या है ना कि जो कोऑपरेटिव बैंक है वो तो अपना वर्क कर रहे हैं, लेकिन जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है उनकी एम्बिट कुछ ज़्यादा बड़ी है। अब उसमें कभी ना कभी कुछ ग्लिचेस भी आ जाते हैं, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उनको स्ट्रेंथन करने के लिए यहाँ पर डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर बनाया गया। कुछ रिकमेंडेशन दी गई थी, जिसमें से 2-3 रिकमेंडेशन मैं आपके सामने शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले रिकमेंडेशन क्या थी कि पहले जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क था वो 4 टियर का था, तो सॉरी 2 टियर का था, अब उसको 4 टियर का कर दिया गया। और ये जो स्ट्रक्चरिंग की गई है, ध्यान रखिए, ये डिपॉजिट के आधार पर है, मतलब कि कितना अमाउंट यहाँ पर डिपॉजिट हो रहा है उसके आधार पर जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है उनको 4 कैटेगरी में डिफाइन किया गया है। पहली जो सबसे टियर 1 है उसमें 100 करोड़ तक की अगर कोई डिपॉजिट होता है तो उसको हम लोग टियर 1 में रखते हैं। अगर 100 से 1000 के बीच में है तो टियर 2 में आएगा, 1000 से 10,000 के बीच में है तो टियर 3, टियर 4 में 10,000 करोड़ से ऊपर का प्रोसेस होके आ रहा होगा। ध्यान रखिएगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप इस मैगजीन से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन एक ऑर्गेनाइज मैनर में देने की मैंने कोशिश की है, बस साथ साथ चलिएगा। दूसरा पॉइंट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनकी जो मिनिमम नेटवर्थ है, अगर कोई भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो कि टियर 1 में पाया जा रहा है, मतलब कि इस रेंज में पाया जा रहा है, तो उसके लिए जो मिनिमम नेटवर्थ है वो 2 करोड़ रुपये होनी चाहिए। कितनी? 2 CR। इसके बाद टियर 2 से लेके टियर 5 वाले जो हैं, जो अबव देन टियर 1 है, उनके लिए क्या मिनिमम कैपिटल है? इन सब के लिए ये 5 करोड़ है। यहाँ से स्टार्टिंग है, समझ ली, इससे ज़्यादा हो सकती है, इससे कम नहीं होगी। तो टियर 1 के लिए जो मिनिमम नेटवर्थ है वो 2 करोड़, ऊपर वाले के लिए 5 करोड़ है। ये बहुत पॉइंट है जिसको आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट इस पर यही बनता है कि क्या अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर करार कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो CRAR, जिसको कभी कभी हम लोग कार भी बोलते हैं, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी बोलते हैं, क्या इनके ऊपर लागू होता है? तो आंसर उसका हाँ, लेकिन 2 अलग अलग हिस्सों में। अगर कोई भी बैंक वो टियर 1 की कैटेगरी में आता है तो उसको अपने करार जो है वो 9% मेंटेन करना पड़ता, और अगर कोई टियर 2 से लेके टियर 4 के बीच में आता है तो उनको अप्रॉक्सीमेटली कितना मेंटेन करना पड़ता है? उनको 12% करार मेंटेन करना पड़ता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोग को ध्यान में रखिएगा कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स में जो करार है या कार है ये 9% है, किसके लिए? टियर 1 वाले अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए, और 2 से लेके 4 के लिए ये 12% पाया जाता है। अब तो चलिए ठीक है, अब यहाँ पर इसके बाद इन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट दिया है, यहाँ तक हम लोग का हो गया प्रोसेस। इसके बाद इन्होंने दिया है फाइनेंशियली साउंड एंड वेल मैनेज्ड। अभी इस चीज़ को समझने से पहले एक, चाहे इसको आप क्वेश्चन समझिए चाहे इसको कुछ भी समझिए, एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ, जिसको आता होगा वो बताएगा जरूर। PCA फ्रेमवर्क क्या होता है? PCA फ्रेमवर्क क्या होता है? हो सकता है आप लोग को आंसर पता हो। PCA फ्रेम, इसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, ये वर्ड जो यूज होता है ये होता है शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स, मतलब कि जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं उनके लिए। इट मीन्स कि अगर कोई भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड के नीचे चला जाता है, मतलब उसने कुछ पैरामीटर जो RBI ने दिए उस पैरामीटर को वो फुलफिल नहीं करता, तो RBI उसके अगेंस्ट कुछ स्टेप ले सकता है, जैसे उनकी ब्रांच एक्सपेंशन को रोक देगा, उनकी जो क्या नाम है जो क्रेडिट देने की एबिलिटी उसको रोक देगा, इस तरीके के कुछ वो एक्शन ले सकता है। ये कब करेगा? ये तब करेगा, RBI ये तब करता है शेड्यूल कमर्शियल बैंक के साथ जब वो किसी भी तरीके के उस RBI के दिए हुए पैरामीटर के ऊपर खरे नहीं उतरते। तो जिस एक्शन के जरिए से वो ये काम करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, जिसको हम लोग नॉर्मल वे में एब्रीवेशन वर्ड में देखिए PCA फ्रेमवर्क बोला जाता है। इसी तरीके से जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए एक अलग कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं SAF। SAF का मतलब क्या होता है? सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क। इसको क्या बोलते हैं? सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क। अब ये क्या है? बहुत ध्यान से देखिएगा। सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क ये एकदम PCA की तरीके से वर्क करता है। जैसे PCA किसके लिए काम कर रहा था? शेड्यूल कमर्शियल बैंक के लिए। उसी तरीके से जो ये सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क है ये कोऑपरेटिव बैंक्स, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए काम करता है। इट मीन्स कि अगर कोई अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स अपनी लिमिट के क्रॉस करता है, कुछ पैरामीटर को वो क्रॉस करता है या उसके नीचे चला जाता है, तो उसके अगेंस्ट में कुछ स्टेप लिए जा सकते हैं।
तो मैटर ये है कि वो पैरामीटर क्या है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए, और वो पैरामीटर है कि कोई जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है वो कितना फाइनेंशियली साउंड और मैनेज्ड है। ध्यान में रखिएगा, तो अगर कोई भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक फाइनेंशियली साउंड एंड वेल मैनेज की कैटेगरी से नीचे चला जाता है तो उसके लिए कौन सा फ्रेमवर्क स्टार्ट होता है, SAF। अब ये फाइनेंशियली साउंड एंड वेल मैनेज्ड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स होते क्या है, इसके कुछ क्राइटेरिया डिफाइन किए गए हैं, जैसे कि कोई भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जिसका नेट NPA 3% से ज़्यादा ना हुआ हो। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि अगर कोई अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जिसका नेट NPA 3% से ज़्यादा ना हो उसको। दूसरी चीज़ कि वो CRR और SLR की जो लिमिट है उसको मेंटेन रखता हो। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि साउंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए, मतलब कि अंडर का जो बोर्ड का मैकेनिज्म है, कोई अर्बन कोऑपरेटिव बैंक होगा तो उसका कोई बोर्ड मेंबर्स होंगे, वो बड़ा साउंड हो, मतलब ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तीसरी कंडीशन ये होती है। और चौथी चीज़ ये होती है कि वो कोर बैंकिंग सोल्यूशन CBS से बहुत तरीके से इम्प्लीमेंटेड। इट मीन्स कि अगर कोई अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जिसका नेट NPA 3% से ज़्यादा हो गया है, साथ ही साथ उसने CRR और SLR को भी मेंटेन नहीं किया, साथ ही साथ उसका जो इंटरनल बोर्डिंग का जो मैनेजमेंट है वो भी कहीं ना कहीं साउंड नहीं है, वो गलत तरीके से वर्क कर रहा है, और वो CBS के ऊपर कहीं ना कहीं स्टेप नहीं ले पा रहा है, तो अगर ऐसी एक्टिविटी होती है तो उसके अगेंस्ट में कुछ एक्शन लिए जा सकते हैं, और उस एक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क। इट मीन्स सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है, फाइनेंशियली साउंड एंड वेल मैनेज्ड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ बातें थी, ध्यान रखिएगा। SAF इज नियरली आइडेंटिकल टू PCA फ्रेमवर्क फॉर द शेड्यूल कमर्शियल बैंक। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को देखते हैं कि क्या चीज़ें और इस टॉपिक में बची हैं। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ चीज़ों को हम लोग देख चुके हैं। अब इसमें एक लिस्ट दी गई है। आई थिंक ये लिस्ट के अगर आप चले जाएंगे तो कंफ्यूज ज़्यादा होंगे, समझ में कुछ नहीं आएगा। तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है। सबसे पहले कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में हम ज़्यादातर चीज़ें जान चुके हैं। एक बार लिस्ट में मान लेते हैं कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इनका बेसल 1 के हिसाब से चल रहा है। इसके बाद कि अगर इनको अपनी ब्रांच की ओपनिंग करनी है या काउंटर का एक्सटेंशन करना है तो इनको क्या होना पड़ेगा, फाइनेंशियली साउंड एंड वेल मैनेज्ड। वही 4 क्राइटेरिया जो भी मैंने आपको बताया। साथ ही साथ कि इनको अगर एरिया ऑफ ऑपरेशन को एक्सटेंड करना है तो इसके लिए प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी इनको, ऑब्वियस बात है। और ये पॉइंट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के बारे में। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, आई होप कि इसके बारे में आप लोगों ने ज़रूर पढ़ा होगा कि कोई जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है अगर ये अपने हिस्से का कुछ भी उधार दे रहे हैं तो इनको लगभग 75% किसको देना पड़ेगा, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को देना पड़ेगा। अब प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे एग्रीकल्चर, MSMEs, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन, हाउसिंग, ये सब चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो कितना परसेंट देना पड़ता है इनको अपने टोटल उधार का, 75%। ये बेसिक सी चीज़ है। अब देखिए, क्या ये शेड्यूल बैंक ऑफ मतलब शेड्यूल कमर्शियल बैंक में कन्वर्ट हो सकते हैं, डेफिनेटली हो सकते हैं, लेकिन इनको अप्रूवल, प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा। और इससे पहले ये अपना बिजनेस सही से कर रहे हो तभी ये शेड्यूल कमर्शियल बैंक में कन्वर्ट हो सकते हैं। इट मीन्स कि क्या अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स शेड्यूल कमर्शियल बैंक में कन्वर्ट हो सकते हैं, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, यस, कन्वर्ट हो सकते हैं, लेकिन इसको क्या करना पड़ेगा, प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा। किससे प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, RBI से। ये कुछ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में खास बात है। उसके बाद आता है UNBs इज नथिंग, इट इज यूनिवर्सल बैंक। तो कोई भी बैंकिंग सिस्टम होता है उसको यूनिवर्सल बैंकिंग सिस्टम ही बोल रहे होते हैं। जितने भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक, ये सब चीज़ होती है, प्राइवेट सेक्टर बैंक, ये सब यूनिवर्सल बैंकिंग में आते हैं। तो ये एक जनरल टर्म है जो कि नॉर्मल शेड्यूल कमर्शियल बैंक के लिए यूज़ हो रहा है, तो उसके लिए ज़्यादा हेक्टिक होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आता है SFBs का मतलब है स्मॉल फाइनेंशियल बैंक। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको जानना आपके लिए ज़रूरी है। स्मॉल फाइनेंशियल बैंक, अब ये क्या खास बात है इनके बारे में ध्यान रखिएगा। कंट्री में ये ज़रूरी ये अभी तक पॉसिबल नहीं हो पाया है कि जो कंट्री के एकदम बोल सकता हूँ ग्रास रूट लेवल वाले जो रीजन है जहाँ पर अभी भी बैंकिंग की सुविधाएं नहीं पहुँची हैं, अनसर्व्ड है, जहाँ पर बैंकिंग नहीं पहुँचे, वहाँ तक बैंकिंग की सुविधाओं को पहुँचाने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट आया कि ऐसी जगहें जो कि अनसर्व्ड हैं और अनबैंक्ड रीजन है, उनको बैंकिंग की सुविधाएं प्रोवाइड कराना के लिए जो कॉन्सेप्ट आया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक।
अभी क्या है ध्यान रखिएगा, इसके बारे में कुछ बेसिक फैक्ट मैं आपको बताया दे रहा हूँ, बाकी की चीज़ें हम इसमें से भी देख लेंगे। स्मॉल फाइनेंशियल बैंक रजिस्टर्ड कहाँ होती हैं? ये रजिस्टर्ड होती हैं एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी के तहत ये रजिस्टर होती है। और किस एक्ट के तहत? कंपनीज एक्ट 2013। ये रजिस्टर्ड कैसे होती है? एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी की तरह रजिस्टर्ड होती है। और किस एक्ट के तहत होती है? कंपनीज एक्ट 2013 के तहत। ठीक है, उसके बाद आता है कि स्मॉल फाइनेंशियल बैंक जो है इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन है, मतलब कि कौन इसको खोल सकता है? तो कोई भी खोल सकता है, कोई भी ऐसा रेसिडेंट, कोई भी एक रेसिडेंट, कोई भी प्रोफेशनल जिसको 10 साल का, किसको 10 साल का इसमें एक्सपीरियंस प्राप्त हो। अगर कोई भी एक रेसिडेंस है जो कि यहाँ पर एक बैंक खोलना चाहता है, उसके लिए कंडीशन क्या है कि उसको 10 साल का प्रायर कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस होना चाहिए। दूसरे तरीके से है कि कोई अगर एग्जिस्टिंग एनबीएफसी है, वो चाहती है कि हम स्मॉल फाइनेंशियल बैंक बन जाए, तो वो भी बन सकती है। ठीक है, एग्जिस्टिंग कोई लोकल एरिया वाला बैंक है, वो चाहता है कि हम स्मॉल फाइनेंशियल बैंक में कन्वर्ट हो जाएं, तो ये भी पॉसिबल है उसके लिए। ठीक है, और प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जो होते हैं, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जो होते हैं, वो भी स्मॉल फाइनेंशियल बैंक में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो पॉइंट ये है कि सबसे पहले क्या है, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक होते क्या है? स्मॉल फाइनेंशियल बैंक उन बैंक को बोलते हैं जो कि कंट्री में अनसर्व्ड और अनबैंक्ड वाली जगह है, जहां पर बैंकिंग की सुविधाएं नहीं पहुंची है, वहां पर बैंकिंग की सुविधाओं को पहुंचाने के लिए एक नया मैकेनिज्म है। इसको करने के लिए रजिस्टर करना पड़ता है, आपको पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनना पड़ेगा अंडर कंपनीज एक्ट 2013। इसके लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है? एक रेसिडेंट जिस या कोई प्रोफेशनल जिसको 10 साल का एक्सपीरियंस हो। दूसरे क्राइटेरिया, कोई एनबीएफसी जो कि पहले से एग्जिस्ट कर रही हो, वो भी स्मॉल फाइनेंशियल बैंक बन सकती है। इसी तरीके से कोई एक प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, वो भी बन सकता है। इसके अलावा भी कुछ है, लेकिन आपको कम से कम एटलीस्ट ये 3 तो पता होने ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद अब इसके बाद स्मॉल फाइनेंशियल बैंक में कुछ और भी स्पेसिफिक बात है जो कि आप लोगों को जानना ज़रूरी है। ध्यान रखिएगा, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक के लिए जो इनिशियल नेटवर्थ है वो 100 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपीज़ है, 100 करोड़ रुपये है। और ये कब है? जब बिजनेस स्टार्ट हो रहा हो। एट द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस आपके पास कितनी पेड अप कैपिटल होनी चाहिए? 100 करोड़। और आने वाले 5 सालों में, 5 ईयर्स में, ये ज़रूरी है कि ये जो 100 करोड़ की पेड अप कैपिटल थी, ये कितनी हो जाए? 200 करोड़ रुपए की हो जानी चाहिए। 200 करोड़ रुपए की ये हो जानी चाहिए। ध्यान रखिएगा, एक कुछ फैक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। क्या इनके ऊपर कार अप्लीकेबल है? कार का मतलब अपनी चलाने वाली कार नहीं है। एक कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, ये कैपिटल टू रिस्क एसेट रेशियो वाला है, ये अप्रॉक्सीमेटली 15% इनके ऊपर। इनको CRR SLR मेंटेन करना पड़ता? डेफिनेटली यस, CRR और SLR इनको मेंटेन करना पड़ता है। साथ ही साथ अब इसमें कुछ फैक्ट जो आपकी मैगजीन में अब देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। सारी बातें इनके ऊपर बेसल 2 नॉर्म्स एप्लीकेबल हो रहे होते हैं। ध्यान रखिएगा, इनको भी अपनी जो लोन देने का प्रोसेस है उसका 75% प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को देना पड़ेगा। कितना परसेंट? 75% प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को देना पड़ेगा। क्या ये अपनी ब्रांच का एक्सपेंशन कर सकते हैं? क्या ये स्मॉल फाइनेंशियल बैंक शेड्यूल कमर्शियल बैंक में कन्वर्ट हो सकते हैं? डेफिनेटली कन्वर्ट हो सकते हैं। इसके लिए इनको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए इनको प्रायर अप्रूवल चाहिए। ठीक है, जब सारे अपने कंडीशन कंप्लीट हो जाएंगी तो प्रायर अप्रूवल कैसे चाहिए? RBI से चाहिए। आई होप कि यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। अब विदाउट डिले नेक्स्ट टॉपिक पे कन्वर्ट करते हैं। इतना जान लीजिएगा, इसमें स्मॉल फाइनेंशियल बैंक में मोर देन सफिशिएंट। नेक्स्ट टॉपिक आता है रीजनल रूरल बैंक। रीजनल रूरल बैंक क्या स्टोरी है? बेसिक सा आपकी बुक में सब कुछ मेंशन है कि ये जो बैंक है इसका इस्टेब्लिशमेंट 1976 में किया गया था विद द हेल्प ऑफ रीजनल रूरल बैंक एक्ट 1975 के तहत। 1975 में एक एक्ट इस्टेब्लिश किया गया जिसको हम लोग रीजनल रूरल बैंक एक्ट बोलते हैं। उसी के तहत 1976 से RRB बैंक इस्टेब्लिश किए जाने लगे हैं। अब ये किसने बोला था? ये नरसिम्हन वर्किंग कमेटी जो कि 1975 में इस्टेब्लिश की गई थी, उसकी रिकमेंडेशन के आधार पर बनाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, रीजनल रूरल बैंक क्या है? कहीं ना कहीं रूरल इकोनॉमिक को प्रमोट करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। कुछ बेसिक फैक्ट जो आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो रीजनल रूरल बैंक होते हैं उसमें 3 मेन स्टेक होल्डर होते हैं। एक होता है स्पॉन्सर बैंक,
एक होता है कंसर्न स्टेट और एक होता है गवर्नमेंट। इट मीन्स कि जो रीजनल रूरल बैंक है उसका जो 100% स्टेक है वो 35% जाता है जो एक स्पॉन्सर बैंक को, 15% जाता है जिस स्टेट में वो ऑपरेट हो रही है और 50% जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। इट मीन्स कि कोई भी एक आरआरबी इस्टेब्लिश होगा तो उसमें 50% हिस्सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, 15% हिस्सा उस स्टेट का है जहां पर ये आरआरबी इस्टेब्लिश होगा और 35% हिस्सा जो एक स्पॉन्सर बैंक होगा जो कि इसको स्पॉन्सर कर रहा है। ये बेसिक सी चीज़ है जो कि आरआरबी के बारे में आपको जानना ज़रूरी है। आरआरबी के ऊपर कार एप्लीकेबल होता है, डेफिनेटली एप्लीकेबल होता है। आरआरबी के ऊपर सीआरआर और एसएलआर मेंटेन होता है। इसके बारे में आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या आरआरबी के ऊपर सीआरआर और एसएलआर मेंशन होता है या नहीं। बहुत ज़्यादा खास न्यूज़ नहीं है, बस इसमें न्यूज़ ये थी कि आरआरबी को असिस्ट करने के लिए कहीं ना कहीं इंडियन बैंक एसोसिएशन के तहत बोला गया है कि भैया इनको थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा, आपको नीड नहीं है। बस इसमें आपको आरआरबी क्या होते हैं ध्यान रखिएगा। आरआरबी 1976 से स्टैब्लिश किए गए हैं, जिसके लिए एक एक्ट है रीजनल रूरल बैंक एक्ट 1975, और उसके तहत इनको कार भी मेंटेन करना पड़ता है, इनको सीआरआर और एसएलआर मेंटेन करना पड़ता है कि नहीं, इसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ इसमें शेयरिंग किस हिस्से में होती है ये आप लोग को मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया, ध्यान रखिएगा। अब इसके साथ एक थोड़ी सी प्रॉब्लम भी है, थोड़ी सी एक प्रॉब्लम भी होती है, रेगुलेटरी डिस्क्रिपेंसी। जनरली जो इसका रेगुलेशन और सुपरवाइज होता है वो नाबार्ड करता है, इसका जो रेगुलेशन और सुपरविज़न है वो नाबार्ड करता है, लेकिन कभी कभी आरबीआई भी इसमें रोल प्ले करता है। मतलब कि अगर कोई आपसे पूछे कि इसको सुपरवाइज कौन कर रहा है तो हम क्या कह देंगे, नाबार्ड करता है। क्या सिर्फ नाबार्ड ही इसके अंदर रोल प्ले करता है? नहीं, आरबीआई भी कहीं ना कहीं अपने हाथ पैर मारा करती है। और साथ ही साथ आपको ये भी पता होगा कि जो आरआरबी का इस्टेब्लिशमेंट है वो कमर्शियल बैंक भी कर रहे हैं मिलके, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर रही है और स्टेट गवर्नमेंट भी। तो क्या ये लोग इनके सुपरविजन पे हाथ छोड़ देंगे? नहीं। तो ये इसका सबसे बड़ा डिस्क्रिपेंसी है कि ना है वो मेनली तो इसमें रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन इन सबका भी हाथ थोड़ा बहुत रहता है, जिसकी वजह से इसकी वर्किंग में दिक्कत आती है और बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और मैं पूछना चाहूँगा आप लोग से, इसका आंसर पूछूंगा कि आप लोग को बताया दे रहा हूँ कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में इसको अपना नेट कितना देना पड़ता है। ध्यान रखिएगा, जितना भी ये उधार देती है उसका 75% इसको अपना प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में देना पड़ता है। मोर देन सफिशिएंट फैक्ट है, इससे ज़्यादा इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। एक फैक्ट और भी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में सबसे ज़्यादा जो उधार दिया जाता है वो किस सेक्टर को दिया जाता है? वो दिया जाता है एग्रीकल्चर को। यही सब क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन आप लोग के बन जाएंगे, ये मत भूलिएगा, खराब हो रहा है, ठीक है। तो ध्यान में ये रखिएगा, इनके ऊपर कार भी एप्लीकेबल होता है, सीआरआर एसएलआर भी एप्लीकेबल होता है, और इनके ऊपर जो जनरली प्रॉब्लम होती है वो है सुपरविजन की। जनरली नाबार्ड करता है, लेकिन इसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट भी सुपरविजन रखती है, स्टेट गवर्नमेंट भी रखती है, और कमर्शियल बैंक भी कहीं ना कहीं इनके ऊपर प्रॉब्लम या सुपरविजन रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनबीएफसीज के बारे में। ये बढ़िया टॉपिक है, बहुत ज़्यादा ही बढ़िया टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। कुछ बेसिक फैक्ट जो आपकी बुक में दिए हुए हैं लेकिन आपके हवा हो जाएंगे, आपको लगेंगे नहीं, इसी की गारंटी मैं लेता हूँ, और इसी के लिए मैं आपसे क्लास ले रहा हूँ। ध्यान रखिएगा, क्या हवा हो जाने वाली बात है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एनबीएफसीज होते क्या है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। कुछ बेसिक चीज़ जो कि आपको पता होने ही चाहिए। सबसे पहली बात, ये कंपनीज एक्ट 1956 के तहत एक रजिस्टर्ड कंपनीज है। पहला फैक्ट, इनका काम क्या होता है कि बैंक की तरह ही फैसिलिटीज देते हैं, लेकिन विदाउट बैंकिंग लाइसेंस। विदाउट बैंकिंग लाइसेंस, विदाउट बैंकिंग लाइसेंस ये बैंक की तरह ही सर्विसेज दे रहे होते हैं, ठीक है। कुछ डिफरेंस इनमें होता है, इनमें कुछ डिफरेंस होता है बैंक से। क्या डिफरेंस होता है? यहाँ पर 3 हेड में दिया गया है, उसको देख लीजिए, बहुत मोर देन सफिशिएंट है। इससे इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो क्या है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए कि ये डिमांड डिपॉजिट को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या होता है? जैसे आप बैंक में जब जाते हो तो बैंक में आपने जो अमाउंट जमा किया, तो जब आपका मन होता है, डिमांड आपकी होती है, तब उसको निकाल लेते हो। तो अपनी डिमांड के ऊपर जब बैंकों में पैसा रखा था तो वो डिमांड डिपॉजिट होता है। जैसे आप बैंक में पैसा जमा करते हो, जब भी मन होता है निकाला, तो वही डिमांड डिपॉजिट है, ठीक है। ये पेमेंट और सेटलमेंट का पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तीसरी चीज़ है कि इनके ऊपर कोई भी डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी क्या होती है आप लोगों को शायद पता हो, अगर नहीं पता है तो ये थोड़ा दिक्कत वाली बात है, क्योंकि इस समय तो आपको ये पता होना ही चाहिए कि एक कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं हम लोग क्रेडिट गारंटी कोऑपरेशन डिपॉजिट इंश्योरेंस। ठीक है, क्या है क्रेडिट गारंटी कोऑपरेशन एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस? ये एक प्रोसेस है जिसके तहत अगर आप शेड्यूल कमर्शियल बैंक में कुछ पैसा जमा करते हो और मान लो कि वो शेड्यूल कमर्शियल बैंक किसी तरीके से भग जाता है या ख़राब हो जाता है या डिफ़ॉल्ट होता है, जैसे कि सिलिकॉन वैली बैंक अभी हुआ है, तो अब इसमें क्या है, अगर सिलिकॉन वैली बैंक इंडिया में होता तो इंडिया में जिन लोगों ने इसमें अपना पैसा जमा किया है उनके साथ क्या होता? तो एक तरीके का जब आप शेड्यूल कमर्शियल बैंक में कभी पैसा जमा करते हो तो आपके पैसे के ऊपर एक इंश्योरेंस होता है, और उस इंश्योरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रेडिट गारंटी कोऑपरेशन एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस। इसके तहत कि आपके अमाउंट का एक फ्रैक्शन आपको मिल जाएगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन करके बताइएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन बताइएगा कि अभी रिसेंट पास में CGCDI की लिमिट को बढ़ाया गया है, और वो लिमिट कितनी कर दी गई है? वो लिमिट कितनी कर दी गई है? उसके अंदर कुछ फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है जिसके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। और अगर अभी तक आपको ये बात पता नहीं है तो समझ लीजिए कुछ ना कुछ दिक्कत है आपके साथ, और इसको जल्दी से सॉल्व करिए। तो अगर कोई भी पर्सन NBFC में कोई चीज़ डिपॉजिट करता है और वो NBFC डिफ़ॉल्ट कर जाती है तो इस फैसिलिटी के तहत क्रेडिट गारंटी कोऑपरेशन एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस के तहत उसको इंश्योरेंस नहीं मिलेगा और उसको कुछ मुआवजा नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर वो शेड्यूल कमर्शियल बैंक में डिपॉजिट करता है तो उसको कहीं ना कहीं बेनिफिट होता है। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ इट, इसको जानिएगा, पढ़िएगा इसके बारे में। रिसेंट में न्यूज़ क्या थी कि इसकी लिमिट को बढ़ा के कई लाख कर दिया गया है। कितनी लिमिट है, क्या होता है, इसका मैकेनिज्म क्या है, ये ज़रूर आपको पता होना चाहिए। और अगर आपको ये जानने में दिक्कत हो रही हो तो मुझे बताइएगा, मैं इसके बारे में एक डिटेल वीडियो आप लोग के लिए बना दूंगा। बोला करो, हमको लगता है गूंगे हो गए सब लोग, कुछ बोलते नहीं। हाँ बोला करो तभी बात आगे बढ़ेगी। नेक्स्ट कुछ फैक्ट और इसके बारे में जानेंगे, इतना तो हम लोग को पता ही होना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात आती है रेगुलेशन की, कि इसके ऊपर रेगुलेशन किसका होता है? जनरल वे में इसके ऊपर रेगुलेशन जो होता है वो RBI का होता है। लेकिन क्या सारी NBFC के ऊपर रेगुलेशन RBI का होता है? ये भी गलत है। किसी के ऊपर SEBI का होता, किसी के ऊपर IRDAI का होता है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी वाला। इसी तरीके से नेशनल हाउसिंग बैंक्स का भी किसी के ऊपर होता है। तो खाली RBI का होता है, ये गलत है। अलग अलग संस्थाओं का भी इनके ऊपर रेगुलेशन होता है। उसके बाद अभी ध्यान से देखिएगा, लास्ट पॉइंट जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली न्यूज़ पढ़िए कि रिसेंटली RBI ने जो NBFC की जो लेंडिंग और डिस्क्लोजर की जो गाइडलाइंस है उसको थोड़ा सा टफ कर दिया है। पहले क्या होता था, ध्यान रखिएगा, उसमें एक पिरामिड स्ट्रक्चर बनाते हैं। इट मीन्स कि जो भी बैंकिंग या जो भी NBFC किसी को लेंड कर रही हैं, अपनी जो एक्टिविटी कर रही हैं, उनकी एक्टिविटी को देखते हुए, उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए उनको अलग अलग कैटेगरी में रखा जाएगा। एक है कैटेगरी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेस लेयर, NBFC बेस लेयर। ये वो लेयर होती है जिसमें ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन इनमें नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे लेयर आपके ऊपर बढ़ती चली जाती है, इट मीन्स कोई NBFC पहले बेस लेयर में थी, अब उसने अपना थोड़ा सा काम आगे बढ़ाया है। अब उसके ऊपर क्या होता है कि जब थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे उसका लेवल बढ़ता चला जाएगा। इट मीन्स कि बेस लेयर पे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जो आपका मिडिल लेयर आएगी उस पर रिस्ट्रिक्शन, बेस लेयर से रिस्ट्रिक्शन थोड़ी ज़्यादा हो जाएंगी, और जो अपर लेयर होती है इस पर रिस्ट्रिक्शन कुछ ज़्यादा ही हो जाती है। इस पर रिस्ट्रिक्शन का क्या था, ये एकदम बैंक की तरीके से इसके ऊपर रेगुलेशन किया जाने लगता है। इसके ऊपर बैंक की तरीके से रेगुलेशन किया जाने लगता है। और अगर कोई भी NBFC उसके कुछ क्राइटेरिया जो कि डिफाइन किए गए हैं, उस क्राइटेरिया के ऊपर वो 4 कॉन्जिक्यूटिव ईयर में कंप्लायंस नहीं कर पाती है तो उसको टॉप लेयर में डाल दिया जाता है। और टॉप लेयर का मतलब क्या है कि समझ लो इसके अंदर ये टॉप लेयर जितना खाली रहे उतना अच्छा है। मतलब कि यहाँ पर आप थोड़ा काम कर पा रहे थे, ऊपर वाले में पहुँचे, काम करना थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड हो गया, थोड़ी बाउंडेशन आ गई, ऊपर और पहुँचे और बाउंडेशन आ गई, इस पर आ गए तो समझ एकदम काम तुम्हारा रुक जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो NBFCs की वर्किंग रेगुलेशन के आधार पर NBFCs को कई लेयर में बांट दिया गया है। पहली लेयर होती है बेस लेयर, दूसरी लेयर जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं मिडिल लेयर, उसके बाद आती है अपर लेयर, उसके बाद है टॉप लेयर। टॉप लेयर जनरली कहीं ना कहीं खाली लेयर है, सुपरवाइजरी डायरेक्शन होते हैं,
नीचे से जब आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप लोग के ऊपर रिस्ट्रिक्शन रेगुलेशन बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। बैंक लाइक रेगुलेशन आपका अपर लेयर वाले में होता है, ये बात ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे बन सकता है। आई होप कि इससे ज़्यादा इसमें जानने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, इतना आप जान जाएंगे बहुत है। किस तरीके से उनका रजिस्ट्रेशन होता है, एनबीएफसी होती क्या है, बैंक से किस तरह अलग है, इनका पर रेगुलेशन किसका होता है, साथ ही साथ अभी इनकी लेयरिंग का क्या प्रोसेस है, ये जान लिया, इट इज़ मोर देन सफिशिएंट। विदाउट डिले आगे बढ़ते हैं। लो भैया, नेक्स्ट टॉपिक है अमेंडमेंट टू निधि रूल्स। कुछ खास बात नहीं है, बस सिंपल सी बात है, बीसी शब्द सुना होगा। जैसे होता नहीं है कि एक पर्सन आता है आपसे कुछ रुपए लेगा, आपसे रुपए लेके जमा करता रहेगा, कल फिर आएगा, फिर रुपए लेगा, फिर जमा करता रहेगा, फिर आएगा, फिर रुपए जमा लेगा, फिर एक दिन आएगा जिस दिन आपको इकट्ठा करके सारा पैसा मिल जाएगा, आप खुश रहेंगे, अरे वाह मेरी बीसी खुल गई। ये प्रोसेस जनरल जगहों पे चलता है, बस इसी से मिलता जुलता एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम लोग निधि बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि लोगों से कुछ पैसे उधार नहीं लिए जाते। इसमें होता है क्या है कि लोगों में सेविंग हैबिट बढ़ाई जाती है, कि जैसे कुछ पर्सन के पास कुछ रुपए हैं, किसी के पास दूसरे पर कुछ रुपए हैं, किसी के पास तीसरे पर कुछ रुपए हैं, इनसे पैसे लिए, इनसे पैसे लिए, इनसे पैसे लिए, एक बड़ा सा अमाउंट बना लिया। अब इसमें किसी को मालूम दिया, एकदम से किसी को ज़रूरत हो गई, चौथे पर्सन को पैसा उठा के इनको दे दिया। इसको क्या बोलते हैं, निधि फंड बोल रहे होते हैं। ये निधि फंड है। अब होता क्या है, कुछ बेसिक चीज़ें जो निधि फंड के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि निधि जो है ये एक कंपनी है जो कि अपने मेंबर से बोरो करती है और अपने ही मेंबर को लेंड भी करती है। निधि एक ऐसी कंपनी है जो कि अपने ही मेंबर से बोरो करती है। जैसे मान ली 3 मेंबर हैं और 3 मेंबर से ये पैसा इकट्ठा होगा कहीं पे, और इसमें से किसी को ज़रूरत पड़ेगी, ये पैसा मान लो इनको ज़रूरत पड़ेगी तो इनको दे दिया जाएगा। तो बोरोवर भी इनके खुद ही कस्टमर होते हैं और जो लेंडर होते हैं वो भी खुद ही कस्टमर होते हैं। ठीक है, इसका मेन पर्पज़ क्या होता है, लोगों में सेविंग की हैबिट को बढ़ाना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इससे रिलेटेड है कि इसके लिए इसको आरबीआई का कोई भी लाइसेंस नहीं लेना पड़ता। आरबीआई का लाइसेंस लेने की इनको ज़रूरत नहीं होती है, पहली बात। लेकिन इनको कंपनीज एक्ट के तहत अप्रूवल मिलना ज़रूरी है। किसके तहत, कंपनीज एक्ट। बस सिंपल सा ध्यान रखिएगा कि क्या ये इनके पर किसी एक्ट के तहत इनको रेगुलेट नहीं, इनको कंपनीज एक्ट के तहत इनको अप्रूवल दिया जाता है। इट मीन्स कि अगर कोई भी पर्सन है जो निधि कंपनी को स्टार्ट करना चाहता है तो उसको कंपनीज एक्ट के तहत अप्रूवल लेना पड़ेगा। और इससे रिलेटेड मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर जो है वो इसके ऑपरेशनल मैटर को रेगुलेट कर रही होती है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर है जो इसके मैटर को रेगुलेट कर रही होती है। और आरबीआई कभी कभी इनको डायरेक्शन देने का काम करती है। आरबीआई इनको कभी कभी डायरेक्शन देने का काम करती है, बस ध्यान रखिएगा, इससे ज़्यादा फैक्ट्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। क्या होता है निधि कंपनीज, निधि कंपनीज क्या होती है कि लोगों में सेविंग्स हैबिट को बढ़ाने के लिए एक तरीके की कंपनी है जिसमें उधार देने वाला भी मेंबर है और उधार लेने वाला भी मेंबर है। इज दैट क्लियर। जनरली आरबीआई के साथ इसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता, लेकिन इसको कंपनी एक्ट के तहत अप्रूवल लेना पड़ता। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर इससे संबंधित रूल्स एंड रेगुलेशन को बना सकती है और आरबीआई इसको डायरेक्शन देने की फैसिलिटी को रखता है। ध्यान रखिएगा कि इसमें सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल मेंबर ही अलाउड होते हैं, इंडिविजुअल मेंबर ही अलाउड होते हैं, ओनली। ध्यान रखिएगा, ओनली वर्ड यूज हुआ है। इसका मतलब कोई चिट फंड आ गया या हायर परचेज फाइनेंस या लीजिंग फाइनेंस या इंश्योरेंस वाले आ जाएं कि भैया हम भी इसमें इन्वेस्ट करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। सिर्फ इसमें इंडिविजुअल पर्सनालिटीज़ ही इन्वॉल्व होते हैं। बाकी आप लोग चाहें तो इसके साथ साथ आप लोग चिट फंड के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं कि चिट फंड क्या होता है। परेशानी आएगी तो बताइएगा, हम इसको डिटेल वीडियो बना देंगे। इज दैट क्लियर। निधि के बारे में बस बेसिक बातें इतनी ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो। बढ़िया टॉपिक है, लेकिन ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। अगर आप बैंक बोर्ड ब्यूरो जानते हो, ध्यान रखिएगा, बैंक बोर्ड ब्यूरो 2016 में स्टैब्लिश किया गया था। इसका पर्पस क्या था कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते हैं उसमें जो बोर्ड मेंबर होते हैं रिकमेंडेशन करना, कि उनके जो पब्लिक सेक्टर बैंक के जो हेड होते हैं उनकी रिकमेंडेशन करना और इनकी स्ट्रेटजीज बनाना, कैसे कैपिटल रेज करेंगे। मतलब कि बैंकिंग सिस्टम में जो सबसे हायर लेवल का काम हो रहा है वो बैंक बोर्ड ब्यूरो कर रहा था। बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक के हेड को अपॉइंट करना है तो उसके लिए रिकमेंडेशन करना, कि बैंक्स की स्ट्रेटजीज को डेवलप करना, कैपिटल कैसे रेज किया जाएगा उसके बारे में प्लान बनाना, बैंक बोर्ड ब्यूरो का नाम था, जो कि पीजे नायक कमेटी की रिकमेंडेशन के ऊपर 2016 में स्टैब्लिश की गई थी। ध्यान रखिएगा, 2016 में की गई थी और 2016 में ही यूपीएससी ने इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछ लिया। अभी क्या हो रहा है, अभी थोड़ा सा चीज़ें चेंज हुई हैं। बैंक बोर्ड ब्यूरो की जगह पर अब एक नया कॉन्सेप्ट आ गया है
जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो। जो काम बैंक बोर्ड ब्यूरो का था, अब वो काम कौन करेगा, FSIB करेगा। ध्यान रखिएगा, इसको किसके अंतर्गत इस्टेब्लिश किया गया है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के अंतर्गत किया गया, और जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आती है। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के अंतर्गत फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो का एस्टैब्लिशमेंट किया गया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आती है। इसका काम वही होगा जो कि बैंक बोर्ड ब्यूरो का हो रहा था, कि डायरेक्टर को एग्जीक्यूट करना, मतलब कि उनके बारे में रिकमेंडेशन करना, होल टाइम डायरेक्टर के बारे में, साथ ही साथ नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन कौन होंगे, ये सारी बातें इसके अंतर्गत इंक्लूड की गई हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा जानना ज़रूरी है, वो है कंपोजिशन ऑफ FSIB। FSIB के कंपोजिशन में बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इसमें एक आपके चेयरपर्सन होंगे। अब चेयरपर्सन कहाँ से हो सकते हैं, कोई एक ऐसा पर्सन होना चाहिए जो कि रिटायर्ड हो बैंकिंग सेक्टर या रेगुलेटिंग इंस्टीट्यूशन से। जैसे सेबी एक रेगुलेटिंग एजेंसी है, वहाँ से अगर कोई पर्सन रिटायर हुआ, जैसे IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी बॉडी है, हाँ, RBI एक रेगुलेटरी बॉडी है। इस तरह की बॉडी से कोई अगर रिटायर्ड पर्सन होगा, वो इसका चेयरपर्सन बन सकता है। अगर ये नहीं है तो एक कोई बिजनेस पर्सन जिसको सफिशिएंट नॉलेज हो फाइनेंशियल सेक्टर की, कोई बिजनेस पर्सन भी बन सकता है। तीसरा है कि एक ऐसा पर्सन जिसको 25 साल का एक्सपीरियंस है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, लेकिन बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में उसकी एक्सपर्टीज हो। तो इन तीनों कैटेगरी में से कोई भी एक पर्सन होगा, उसको चेयरपर्सन बनाया जा सकता है। उसके बाद कुछ इसके एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन भी होंगे। एक्स ऑफिशियो मेंबर का मतलब आपको पता है कि ये जो मेंबर आएंगे ये कहीं और भी हेड कर रहे हैं। एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या होता है कि एक पर्सन अगर उसके आगे एक्स ऑफिशियो लगा हुआ है, इसका मतलब वो कहीं और पे भी डिप्लॉयड है। जैसे आपको पता होगा कि जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, उपराष्ट्रपति, ये हमारे राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं। क्या होते हैं, एक्स ऑफिशियो, मतलब कि वो उपराष्ट्रपति भी हैं, साथ ही साथ वो राज्यसभा के सभापति भी होते हैं, चेयरपर्सन भी होते हैं। तो उनके आगे क्या लग देते हैं, एक्स ऑफिशियो। इज दैट क्लियर। इसी तरीके से यहाँ पर भी एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे। अब वो कौन है मेंबर, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस के सेक्रेटरी, चेयरपर्सन ऑफ द IRDAI एंड डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI, ये इनके एक्स ऑफिशियो पर्सन होंगे। और बाकी 3 पर्सन वो होंगे जिनको स्पेशल नॉलेज हो, और बाकी 3 पर्सन वो है जो सब्जेक्ट मैटर नॉलेज इससे रिलेटेड रखते हो। इसके बारे में आप इसमें देख सकते हैं, कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है और चीज़ें कहीं ना कहीं क्लियर होगी। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे स्विच करते हैं, बैंकिंग सिस्टम लिक्विडिटी। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा अच्छा टॉपिक भी है। इससे आपको कई कॉन्सेप्ट जानने को मिलेंगे। बैंकिंग सिस्टम लिक्विडिटी न्यूज़ में है, क्यों न्यूज़ में है, बिकॉज बैंकिंग सिस्टम लिक्विडिटी अभी डिफिशिएंट में आया है आफ्टर 40 मंथ। लगभग 2019 मई 2019 से ये सरप्लस में था, अब ये किस में आ गया है, डेफिशिएंट में आ गया है। तो अब हमारे लिए क्या जानना जरूरी है भैया, इसमें हम क्या जाने, क्या समझे जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, इसी के लिए तो हम यहाँ बैठे हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डज लिक्विडिटी मीन। अगर मैं बात करूं लिक्विडिटी, तो लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है। लिक्विडिटी का मतलब है कि सिस्टम में इजीली और रेडिली अवेलेबल कैश है जो कि बैंक की शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन की नीड को फुलफिल कर सके। मतलब कि जो बैंकिंग सिस्टम है इंडिया का, उसमें इतना कैश अवेलेबल है कि वो बैंक्स की शॉर्ट टर्म की जो लिक्विडिटी की ज़रूरत है, शॉर्ट टर्म की लिक्विडिटी की जो ज़रूरत है उसको पूरा कर सके। वो हमारी बैंकिंग सिस्टम की लिक्विडिटी की होगी कि शॉर्ट टर्म के लिए जो हमें नीड है, हमें उस चीज़ की ज़रूरत हो जाए शॉर्ट टर्म के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैंकिंग की लिक्विडिटी। अब जब ये लिक्विडिटी है, ध्यान रखिएगा, बैंक की शॉर्ट टर्म नीड को पूरा करने के लिए अगर मार्केट में कैश अवेलेबल है तो हम लोग बोलेंगे कि मार्केट में लिक्विडिटी अवेलेबल है। लेकिन मान लो अगर ये लिक्विडिटी कम हो जाए, ज़्यादा, कैसे पता चलेगा भाई मार्केट में लिक्विडिटी है या नहीं है। ध्यान रखिएगा, इसको पता करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है, मॉनेटरी पॉलिसी का एक टूल होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ये मॉनेटरी पॉलिसी का एक टूल है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं छोड़ के जा रहा हूँ, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के कौन कौन से और टूल होते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जिसमें से एक टूल है LAF,
लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब होता है कि इसके आधार पर हमको पता चलता है कि बैंक में लिक्विडिटी अवेलेबल है या नहीं है, या इसी के आधार पर हमको पता चलता है अगर लिक्विडिटी कम हो गई तो लिक्विडिटी को इन्फ्यूज़ करना, ज़्यादा हो गई तो उसको सकआउट करना। ध्यान रखिएगा इसके दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, एक होता है रेपो रेट और दूसरा होता है रिवर्स रेपो रेट। ये इसके दो मेन कंपोनेंट होता है। तो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी वो मॉनेटरी पॉलिसी का टूल है जिससे हमको पता चलता है कि मार्केट में लिक्विडिटी है या नहीं है, और इसको समझने के लिए लैफ के भी दो पार्ट होते हैं जिसको हम लोग रेपो रेट आरआर या रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा। अब ध्यान रखिए कि क्या हो रहा है कि अब लिक्विडिटी का सरप्लस, लिक्विडिटी कब सरप्लस होगी, कब डेफिसिट में आएगी। जैसे कि अभी डेफिसिट में आएगी तो क्या हुआ, तो ध्यान रखिएगा लिक्विडिटी में जब बैंक आरबीआई को ज़्यादा लेंड करें, मतलब बैंक अपना पैसा किसके पास ज़्यादा इकट्ठा करें, आरबीआई के पास, तो वो क्या हो जाएगी, लिक्विडिटी का सरप्लस हो जाएगा। लेकिन जब इसकी उल्टी कंडीशन हो जाए कि बैंक उधार ज़्यादा लेने लगे आरबीआई से, तो इसकी कंडीशन क्या होती है, डेफिसिट की। तो ध्यान रखिएगा बैंक इस समय आरबीआई से ज़्यादा उधार ले रहे हैं, इस वजह से जो लिक्विडिटी है वो डेफिसिट फॉर्म में आ गई है। ये बेसिक सी चीज़ है। अब मैटर ये है कि अगर लिक्विडिटी डेफिसिट में आ गई है तो इसके प्रॉब्लम क्या है, इससे क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, क्या इसकी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसकी वजह से होने वाली प्रॉब्लम क्या है कि जो डिपॉजिट रेट है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा। अब डिपॉजिट रेट बढ़ जाने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास एक प्रेशर होगा, मार्केट में एक प्रेशर होगा कि चूंकि मार्केट में डिफिसिट का मतलब क्या है, लोगों ने बहुत ज़्यादा उधार ले लिया है, अब सरप्लस करने के लिए उनको डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो स्पेशल डिपॉजिट स्कीम टाइप की कुछ स्कीम चलाई जाएंगी। साथ ही साथ कहीं ना कहीं जो दूसरा पॉइंट ये है कि बोरोइंग कॉस्ट कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी। अब जाहिर सी बात है मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारा पैसा उधार ले लिया गया है, अब मार्केट में और उधार ना लिया जाए तो जो बैंकिंग सिस्टम होगा उसमें आरबीआई क्या करेगी, जो उधार देने की रेट होगी उसको बढ़ा देगी। अब उधार देने के रेट बढ़ाने का मतलब क्या है, जो आरबीआई होगी वो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट को हाई कर देगी। इंटरेस्ट रेट को हाई करने का मतलब क्या है, रेपो रेट को हाई कर देगी। बात समझ में आ रही है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये बेसिक है। आई होप कि ये सब चीज़ें आप लोगों को पता होंगी। तीसरा पॉइंट क्या है कि इसकी वजह से जो MCLR और भी जो सारे सिस्टम है वो कहीं ना कहीं इशू में आएंगे। MCLR भी बढ़ जाएगा या कम हो जाए, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर ये हुआ, जो लिक्विडिटी डेफिसिट में आई, तो कहीं ना कहीं जो MCLR है और जो बेस रेट है या जो सारी चीज़ें उसके ऊपर कहीं ना कहीं असर होगा। तो यहाँ पे वर्ड आ रहा है MCLR, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट। ये क्या होता है ये भी थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए। बेसिक सी चीज़ होता क्या है कि जैसे आरबीआई है, आरबीआई के ज़रिए से पैसा किसको मिलता है, बैंक को, और बैंकों के ज़रिए से किसको लोगों को पैसा मिलता है, पब्लिक को। ठीक है, तो मान लीजिए कि आरबीआई पहले 6% पर बैंकों को पैसा देता था। ठीक है, तो जो बैंक होती थी वो भी कहीं ना कहीं 6% के आधार पर ही पब्लिक को पैसा देगी। मान लीजिए कि बैंक आरबीआई ने अपना जो रेट है वो 5% कर दिया, तो कम किया ना, तो इसका बेनिफिट पब्लिक को होना चाहिए। इसका बेनिफिट इनिशियल फेज में पहले पब्लिक को नहीं होता था। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके 2010 में एक कॉन्सेप्ट आया था जिसको हम लोग क्या बोलते थे, बेस रेट। बेस रेट, अब बेस रेट का मतलब क्या था कि अब इसमें जो बैंक होते थे ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते थे। बेस रेट वो रेट है कि जिसके ऊपर कोई भी बैंक, जो कोई भी बैंक होगा वो किसी भी कस्टमर को इसके नीचे उधार नहीं देगा। बेस रेट मान लो क्या एक बेस रेट बन गया कि 5%, तो अब किसी भी कस्टमर को जो रेंट उधार दिया जाएगा वो 5% से कम पे नहीं दिया जाएगा। अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इस बेस रेट में भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए MCLR आया। बेस रेट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए MCLR आया। अब MCLR का मतलब क्या है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट। अब इसमें क्या होता है कि एक जो ट्रेड, जो जैसे कि बेस रेट में एक थ्रेशोल्ड डिफाइन था कि इसके नीचे आप किसी को उधार नहीं, बैंक किसी को उधार नहीं दे सकते थे। यही सेम चीज़ इसमें भी की गई है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कैलकुलेटिव मेथड है। अब वो कैलकुलेटिव मेथड में यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बस इतना ध्यान रखिएगा कि बेस रेट, MCLR, ये सारी चीज़ें
बैंकों के द्वारा अपने कस्टमर को दिए जाने वाले उधार की एक थ्रेशोल्ड लेवल है, इसके नीचे बैंक किसी को भी उधार नहीं देगा। ये बेस रेट और एमसीएलआर का बेसिक कॉन्सेप्ट है। बस एक चीज़ यहाँ पर और ध्यान में देने वाली बात है कि क्या एमसीएलआर और बेस रेट अभी चल रहे हैं। ध्यान रखिएगा, एमसीएलआर का भी एक अपडेटेड वर्जन आ गया है, बिकॉज इसमें भी कुछ इशू हो रहे थे। अब इसकी जगह पे क्या हो गया है कि हम लोग जो बैंक उधार देते हैं वो किसी एक पर्टिकुलर बेंचमार्क से अपने आप को एसोसिएट करके देते हैं। जैसे एक बेंचमार्क हो गया रेपो रेट। तो अब कभी भी जो ये क्राइटेरिया कि इसके नीचे उधार नहीं दिया जाएगा, वो किसके तहत निर्धारित किया जाता है? बेंचमार्क रेट के तहत निर्धारित किया जाता है। अब वो क्या है कि जब कभी भी बैंक को अपने कस्टमर को उधार देना होगा तो उसका पैरामीटर चेक करने के लिए कितना इंटरेस्ट रेट लगेगा वो हम लोग तुरंत किससे मैच करेंगे? पहले देखेंगे रेपो रेट कितना चल रहा है, कि कितने पे पहले बैंक को उधार मिला है। तो बैंक जो अपने कस्टमर को उधार देगी वो इसको बेंचमार्क मारते हुए कहीं ना कहीं देगी। तो ये बेंचमार्क रेट होते हैं और क्रेडिट की वजह से ये भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, उसके बाद आता है कि कहीं ना कहीं चूँकि मार्केट में ऑलरेडी उधार बहुत था, तो अब बैंक जो है वो क्रेडिट कस्टमर को और नहीं दे रहे हैं। तो जब क्रेडिट मार्केट में नहीं मिल रहा है तो जाहिर सी बात है प्रोडक्शन कम हो जाएगा, और जब प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो इकोनॉमिक एक्टिविटी भी कहीं ना कहीं डिग्रेड हो जाएगी। यही सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं। इज दैट क्लियर? तो बैंकिंग सिस्टम लिक्विडिटी कुछ नहीं, बस ये एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है जिसमें न्यूज़ ये थी कि 40 महीनों के बाद जो कि लिक्विडिटी हमारी सरप्लस में थी अब वो डिफिसिट में आ गई है। अब ये डिफिसिट में क्यों आ गई है, इसके पीछे कई रीज़न है। रीज़न के बारे में बहुत डिटेल में चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ध्यान में रखिएगा कि बहुत सारे पॉइंट आपके इस मैगजीन में भी मेंशन है, इसको पढ़ सकते हैं। इसमें कोई डिटेलिंग एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। जो एक्सप्लेनेशन था वो मैंने आपको कहीं ना कहीं इसमें इंक्लूड कर दिया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक एनपीए के बारे में, नॉन परफॉर्मिंग एसेट के बारे में। ध्यान रखिएगा न्यूज़ में क्या है कि नॉन परफॉर्मिंग जो ग्रॉस नेशनल नॉन परफॉर्मिंग एसेट है वो 9% से कम होकर 5% तक आ गया है 2017-18 के लेवल का। ठीक है, बेसिक सी बात ये बस यही है और इसमें कुछ ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या है नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होती है, इसका एक बहुत अच्छा फिगर आपकी बुक में मेंशन है, इसको हम देख लेते हैं। नॉन परफॉर्मिंग एसेट होती क्या है, ध्यान रखिएगा। जैसे कोई बैंक है, बैंक ने किसी पर्सन को लोन दिया। अब ये जो पर्सन है ये क्या काम करेगा? बैंक को महीने के ऊपर ईएमआई चुकाता रहेगा। तो बैंक के द्वारा दिया गया कोई भी लोन अगर 90 दिनों तक 90 डेज तक उसका मूलधन या उसका इंटरेस्ट पेमेंट वापस नहीं आता है, अगर 90 दिनों तक किसी भी बैंक के द्वारा दिया गया लोन मूलधन उसका वापस नहीं आता या उसका इंटरेस्ट पेमेंट वापस नहीं आ रहा है, तो उसको हम लोग किस कैटेगरी में रखते हैं? उसको हम लोग एनपीए बोलते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोलते हैं। ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोला जाता है। ध्यान रखते थे कि बैंक ने लेंड किसको किया? लोनी को लेंड दिया, उधार दिया। अब ये बैंक की एसेट थी। अब क्या है, इसको दो कैटेगरी है। अगर ये अच्छे तरीके से काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही, तो उसको हम लोग स्टैंडर्ड एसेट बोलते हैं। अगर ये वही 90 दिन वाली कैटेगरी जो मैंने अभी आपको बताई, 90 दिन तक या तो मूलधन वापस ना आए या तो इंटरेस्ट ना आए, कैपिटल या तो इंटरेस्ट ना आए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनपीए की कैटेगरी में रख लेते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, पिक्चर यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, पिक्चर अभी बहुत सारी बाकी है। उसके बाद एनपीए जो होता है, एनपीए के बाद भी क्या कैटेगरी डिफाइन है? एनपीए का मतलब क्या है? 90 दिन। एनपीए के बाद बोला यह जाता है कि अगर कोई एसेट 90 एनपीए हो जाने के बाद 12 महीने या 12 महीने से कम, या तो 12 महीने या तो 12 महीने से कम तक एनपीए रहती है। अगर कोई भी संपत्ति एनपीए बनने के बाद 12 महीने या 12 महीने से कम तक एनपीए की कैटेगरी में रहती है, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? स्टैंडर्ड एसेट। उसके बाद अगर वही संपत्ति एनपीए मतलब कि 12 महीने एनपीए बनने के 12 महीने के बाद, सब स्टैंडर्ड एसेट किसको बोलते हैं? कि 12 महीने से पहले, 12 महीने के बाद भी अगर वो संपत्ति एनपीए बनी रहती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डाउटफुल एसेट। और 12 महीने के बाद एक समय के बाद तक अब पैसा आ ही नहीं रहा है, तो उसको लॉस्ट एसेट की कैटेगरी में डिफाइन कर दिया जाएगा अगर उसके ऊपर बैंक खुद बोल दे,
बैंक अपने आप खुद बोल दे कि भैया ऐसा है कि ये वाली जो संपत्ति है वो मेरी वापस नहीं आ रही, तो ये एनपीए की कैटेगरी में है, तो उसको हम लोग लॉस्ट एसेट बोलते हैं। या कोई आरबीआई का इंस्पेक्शन हो और आरबीआई का इंस्पेक्शन होने के बाद वो इंस्पेक्शन जो टीम है वो बोल दे कि भैया ये भी एनपीए ही है, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं कि वो लॉस्ट एसेट में आ जाता है। तो एनपीए की एक क्रोनोलॉजी है। क्रोनोलॉजी का मतलब क्या है कि जो बैंक क्या करते हैं, बैंक देते हैं लोन, और ये लोन पहले क्या होता है, स्टैंडर्ड एसेट, मतलब सब कुछ सही चल रहा है। स्टैंडर्ड एसेट से वो कन्वर्ट हो जाता है एनपीए में, एनपीए से वो कन्वर्ट हो जाता है सब स्टैंडर्ड एसेट में, सब स्टैंडर्ड एसेट से वो कन्वर्ट हो जाता है डाउटफुल एसेट में, और डाउटफुल एसेट से कन्वर्ट हो जाता है लॉस एसेट में। और ध्यान रखिएगा ये इंडिया की नहीं, सब जगह की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो जो आपका लोन है वो डिफ़ॉल्ट हो गया है, उसके बारे में ये क्रोनोलॉजी है, इसको आप लोग ज़रूर ध्यान में रखिएगा। उसके बाद और भी कुछ ज़्यादा खास बातें नहीं है। ध्यान रखिएगा एनपीए की जो 90 दिन वाली कैटेगरी है वो तो है ही है, लेकिन एनपीए को एक और तरीके से भी डिफाइन किया जाता है, वो होता है एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से। बोला जाता है कि अगर कोई भी एग्रीकल्चर लोन है, एग्रीकल्चरल लोन है, अगर एग्रीकल्चर लोन जो है वो 2 शॉर्ट कॉन्जिक्यूटिव क्रॉप्स कॉन्जिक्यूटिव सीजन में, ध्यान रखिएगा कि एक एग्रीकल्चर लोन को हम लोग एनपीए तब बोलते हैं जब कोई एक ऐसी फसल जो ऐसा लोन 2 कॉन्जिक्यूटिव शॉर्ट ड्यूरेशन की जो क्रॉप है उसमें वो डिफ़ॉल्ट रहे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनपीए। लेकिन अगर वो लॉन्ग ड्यूरेशन की क्रॉप है तो उसके लिए क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक सीज़न लगता है। इट मीन्स अगर किसी ने एग्रीकल्चर लोन लिया हुआ है और उसको हम लोग एनपीए कब बोलेंगे, अगर कोई एक ऐसी क्रॉप जो कि शॉर्ट ड्यूरेशन की है और 2 लगातार कॉन्जिक्यूटिव क्रॉप आपकी कट जाए लेकिन उसका पैसा आधा ना हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनपीए में कन्वर्ट हो गया। लेकिन एक कोई ऐसी क्रॉप है जो कि लॉन्ग ड्यूरेशन की क्रॉप है, लॉन्ग ड्यूरेशन की क्रॉप है और उसके फाइनल होने से पहले तक आपका जो पैसा था वो कंप्लीट नहीं हुआ, तो उसको भी हम लोग एनपीए की कैटेगरी में रखेंगे। तो एग्रीकल्चर के लिए डिफिनेशन अलग है और नॉर्मल उसके लिए अलग सिस्टम हो रहा होता है। उसके बाद ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से देखिएगा, ईज रिफॉर्म। ईज रिफॉर्म में इतना डिफिकल्ट प्रोसेस आपकी बुक में दिया हुआ है कि शायद आपको समझना दिक्कत में आ जाएगा। ईज रिफॉर्म में जो ईज का फुल फॉर्म है वो है इनहांस्ड, आई होप कि शायद पता हो, क्योंकि इस तरह के फुल फॉर्म यूपीएससी लिख के दे देगी। इनहांस्ड एक्सेस एंड सेंसिंग सीरीज एक्सेलेंस, सीरीज ऑफ एक्सेलेंस, इनहांस एक्सेस एंड सीरीज ऑफ एक्सेलेंस। इट मीन्स कि ईज रिफॉर्म जो है उसका मेन पर्पस क्या था, इसका जो मेन पर्पस था कि जो न्यू एज रिफॉर्म आ रहे हैं, मतलब कि जो भी पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक आपके पाए जाते हैं, उन पब्लिक सेक्टर बैंक को प्रॉफिटेबल बनाना, कॉम्पिटिटिव बनाना, मतलब कि वो लोगों की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े, वो कॉम्पिटिटिव हो, कस्टमर सर्विसेज उनकी अच्छी हो, कस्टमर सर्विसेज उनकी अच्छी होनी चाहिए। इस तरह की, मतलब कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं उनकी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाना, उनके कंपटीशन को बढ़ाना और उनकी कस्टमर सर्विसेज को बढ़ाना और उनकी डिजिटल कैपेबिलिटीज़ को इंक्रीज करना, डिजिटल कैपेबिलिटीज़ को इंक्रीज करना ही आपका कहीं ना कहीं ईज रिफॉर्म था। अब ध्यान रखिएगा, ईज रिफॉर्म जो था ये 2018 में लॉन्च हुआ है। 2018 में लॉन्च होने के बाद इसके 5 रिफॉर्म आ चुके हैं, ईज 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 और 5.0। अब क्या हो रहा है कि इसमें क्या काम करते हैं कि ईज रिफॉर्म के तहत बस ये प्रोसेस किया जाता है कि हर वो मैकेनिज्म अपनाए जाते हैं कि जिससे पब्लिक सेक्टर बैंक वो जो 4 वाली कैटेगरी मैंने बताया कि प्रॉफिट ओरिएंटेड हो जाए, डिजिटली इक्विप्ड हो जाए, क्योंकि इन सब को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
ताकि न्यू एज की जो रिफॉर्म्स हैं वो सब इसमें इंकलकेट किया जा सके। तो इस रिफॉर्म ये था, बाकी इसमें टेक्निकली बहुत सारी चीज़ें, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आती है इंटर ऑपरेबल रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। अब ये क्या कॉन्सेप्ट है? अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखिएगा। इंटर ऑपरेबल रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। सैंडबॉक्स का कॉन्सेप्ट से पहले, इसको जानने से पहले एक सैंडबॉक्स का कॉन्सेप्ट होता है वो ध्यान रखिएगा। जैसे मैं अक्सर अपने क्लास में बोलता हूँ कि जैसे जब छोटा बच्चा होता है तो उस बच्चे को अगर आप एक पर्टिकुलर किसी डिश में थोड़ी सी रेत रख के दिए तो कुछ बनाया करता है, हाथ से बनाया करता है, ऊपर नीचे करता रहेगा। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि वो कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर बना के तैयार कर देता है। सेम कॉन्सेप्ट सैंडबॉक्स का यूज़ होता है, जो कि आरबीआई यूज़ कर रही है। कैसे? जैसे मान लीजिए कि कोई एक पर्टिकुलर न्यू टेक्नोलॉजी आई, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद नए नए तरीके के टूल बने। अब वो टूल मार्केट में आएंगे, उसका यूज़ किया जाएगा। अब वो टूल जो है, अगर वो मार्केट में डायरेक्टली हमने इंट्रोड्यूस कर दिए तो हो सकता है उसके जो निगेटिव इम्पैक्ट है, जिसके बारे में हमें अभी नहीं पता है कि ये सब निगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकते हैं, तो उनके बारे में नेगेटिव इम्पैक्ट डायरेक्टली लोगों तक ना पहुँचे। एक डेजिग्नेटेड इन्वायरमेंट में, मतलब कि एक डेजिग्नेटेड इन्वायरमेंट में कुछ चीज़ों की प्रैक्टिस कराई जाती है। अब जैसे मान लीजिए कि जैसे यूपीआई है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। जब यूपीआई आया था तो यूपीआई क्या डायरेक्टली, जब कंपनी मतलब कि एनपीसीआई ने यूपीआई का कॉन्सेप्ट लेके आया, आई होप कि एनपीसीआई के बारे में आपको पता हो। एनपीसीआई जब यूपीआई के कॉन्सेप्ट लेके आई तो क्या उसको डायरेक्ट मार्केट में लॉन्च कर दिया? नहीं, उसके लिए पहले एक कुछ लोगों के एनवायरनमेंट में, मतलब कुछ डेजिग्नेटेड लोग थे, कुछ डेजिग्नेटेड जगहें थी जहाँ पर यूपीआई को पहले यूज़ किया गया, हर तरीके से यूज़ किया गया। उसके बाद जब उसमें कुछ कमियां आ रही थी तो उसको वहीं पर सॉर्ट आउट कर दिया गया। जब ये फील कर लिया गया कि अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको मार्केट में लॉन्च किया जा सकता है, उसके बाद यूपीआई को मार्केट में लॉन्च कर दिया गया। इसी तरीके से सैंडबॉक्स भी है। अब ये सैंडबॉक्स जो अब की बार बनाया गया है वो किस चीज़ के लिए बनाया गया है? अब की बार जो सैंडबॉक्स बनाया गया है वो इंटर ऑपरेबल रेगुलेटरी सैंडबॉक्स है। अब यहाँ पे ये क्या, इंटर ऑपरेबल का मतलब क्या है कि बहुत सारे जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, जैसे आरबीआई, IRDAI, सेबी, इनके कुछ प्रोविज़न ऐसे हैं जो कि कॉमन है। अब जैसे केवाईसी मुझे आरबीआई को भी चाहिए होती है, केवाईसी नो योर कस्टमर जो प्रोफाइल होती है वो आरबीआई को भी चाहिए, सेबी को भी चाहिए, IRDAI को भी चाहिए, और कस्टमर कोई सिंगल ही होगा। जैसे मैं हूँ, मेरा इंश्योरेंस है तो वहाँ पर IRDAI में भी मेरी केवाईसी होगी। मेरा अगर स्टॉक मार्केट में करता हूँ तो सेबी में भी होगी। मेरा बैंक है तो आरबीआई के पास भी केवाईसी होगी। तो अब ये तीन जगह मैं केवाईसी क्यों दूं? तो कुछ एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि एक ही जगह केवाईसी हो, वो हर जगह अप्लीकेबल हो जाए। तो अब इसको बनाने के लिए डिफरेंट जो स्टार्टअप्स हैं जो कि इस फील्ड में काम कर रहे हैं, फाइनेंशियल वे में स्टार्टअप में काम कर रहे हैं, उनको बुलाया जा रहा है और उनको ये बोला जा रहा है कि भैया ऐसा है कि तुम लोग कुछ ऐसा सिस्टम तैयार करो कि जिससे कहीं ना कहीं हम लोग कुछ ये बनाए और वो एक ही जगह पर सारे काम हो जाए। तो उस चीज़ को इंटर ऑपरेबल रेगुलेटरी सैंडबॉक्स बोला जा रहा है। ध्यान रखिएगा, ये आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब आरबीआई के द्वारा एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर लॉन्च किया गया है इंटर ऑपरेबल रेगुलेटरी उसके लिए। अब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या होता है? इट मीन्स कि ये एक ऐसा स्टैंडर्ड होते हैं, मतलब कि किस तरीके से ये रेगुलेटरी सैंडबॉक्स काम करेगा, उसके लिए क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, उसको आरबीआई ने लॉन्च किया है। अब इसके मेंबर कौन कौन से हो जाते हैं? जितने भी रेगुलेटर हैं वो कहीं ना कहीं इसके मेंबर भी हो रहे हैं। तो अगर लॉन्ग स्टोरी को हम शॉर्ट करें तो इंटर ऑपरेबल रेगुलेटरी सैंडबॉक्स जो है ये एक तरीके का सैंडबॉक्स क्रिएट करा रहा है कि जिसके तहत डिफरेंट तरह की जो ज़रूरत होती थी कि हमें अगर केवाईसी करानी है तो हमें सेबी में भी करानी, IRDAI में भी करवानी, आरबीआई में भी करवानी। तो इस कॉम्प्लेक्सिटी को ख़त्म करने के लिए एक नया सैंडबॉक्स क्रिएट किया जा रहा है और उसके लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को भी लॉन्च किया गया है, जिसके तहत अब क्या होगा कि कुछ दिनों तक एक डेजिग्नेटेड इन्वायरमेंट में चीज़ों को चेक किया जाएगा और वो जब चीज़ें बन के बाहर मार्केट में आएंगी तो उसका बेनिफिट कहीं ना कहीं आपको होगा। तो उसके बाद क्या होगा कि मालूम दिया आपने कहीं पर भी अपनी केवाईसी की तो वही सेम केवाईसी का यूज़ आरबीआई भी कर लेगा, सेबी भी कर लेगी, IRDAI भी कर लेगा, हाउसिंग फाइनेंशियल बैंक्स भी कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं।
उसके बाद बाकी बहुत सारे बकवास फैक्टर दिए गए हैं, इसको जानने की ज़रूरत नहीं है, इसको जानने की इतनी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल नाम से लग रहा है कि उधार की रिकवरी करने के लिए जो ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं। ध्यान रखिएगा 3 डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं। अब इनका काम क्या है कि भैया 100 करोड़ से ऊपर वाले जितने भी डेट हैं उनके केसेस को सॉल्व करना। कुछ बेसिक फैक्ट, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता होगा कि जो हमारा एनपीओ होता है वो एक तरीके का उधार ही होता है। अब इस एनपीओ को सॉल्व करने के लिए, मतलब एनपीओ क्या है, एक तरीके का उधार है, इस उधार की रिकवरी करने के लिए डीआरटीज बनाए जाते हैं, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल बनाए जाते हैं। पहले क्या होता है कि डेट से रिलेटेड मैटर इनके आएंगे, फिर इसको ये सॉल्व करेंगे। अब ये है क्या, कहाँ बनाए जाते हैं, कैसे बनते हैं, क्या इसका लीगल प्रोसेस है, ध्यान रखिएगा। डीआरटी जो है रिकवरी ऑफ डेट एंड बैंक्रप्सी एक्ट 1993 के तहत इनका एस्टैब्लिशमेंट किया जाता है और इसी एक्ट के तहत ड्राफ्ट का भी किया जाता। मतलब कि डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल जो है वो रिकवरी ऑफ डेट एंड बैंक्रप्सी एक्ट 1993 के तहत बनाया गया है और इसी के तहत डेट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल भी बनाया गया। मतलब अगर आपको डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में कोई जजमेंट मिला है, आप उससे सहमत नहीं हो, तो आप यहाँ पर अपील कर सकते हो। इन दोनों को कहाँ बनाया गया है, इस वाले एक्ट के तहत, ये वाले एक्ट के तहत बनाया गया, ठीक है, इस वाले एक्ट के तहत इनको बनाया गया, ठीक है। अब मैटर ये है कि ये क्या है, उसके बारे में और कुछ खास बातें ध्यान से देखिएगा कि ये जो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल है ये सारफेसी एक्ट के तहत आने वाले केसेस को भी देख लेगी। अब ये सारफेसी एक्ट क्या है, सारफेसी एक्ट एक तरीके का एक्ट है जिसके तहत अगर किसी एक पर्सन ने बैंक से लोन लिया था, जाहिर सी बात है अगर लोन लिया होगा तो कुछ ना कुछ मॉर्गेज में रखा होगा, मतलब कि गिरवी रखा होगा। तो जो मॉर्गेज रखा था वो मॉर्गेज अब किसको दे दिया जाएगा, बैंक को, या जिसने उधार दिया था ये मॉर्गेज अब उसको दे दिया जाएगा। अब ये चाहे तो कोर्ट की परमिशन के बिना चाहे तो इसको सेल कर दें, चाहे इसकी ओनरशिप को चेंज कर दे, चाहे जो कुछ कर दे। ये क्या था, ये सारफेसी एक्ट था। तो सारफेसी एक्ट क्या कहता है कि अगर किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या किसी भी बैंक ने किसी को लोन दिया हुआ है और वो जो लोन है वो एनपीए में कन्वर्ट हो गया है और जो लोन लेने वाला था वो लोन चुका नहीं पा रहा है, तो जो लोन के लिए जो मॉर्गेज में रखी गई प्रॉपर्टी है वो किसके पास चली जाएगी, लोनी मतलब कि जो उसने लोन दिया था उसके पास चली जाएगी और वो कोर्ट के इंटरवेंशन के बिना भी उसको सेल तक कर सकता है, उसके मैनेजमेंट को चेंज कर सकता है, बहुत सारी चीज़ें होंगी। और ये सब कहाँ पर होता है, ये सारफेसी एक्ट के तहत हो रहा था। और सारफेसी के एक्ट के तहत अगर कोई भी केस होगा तो वो डीआरटी में भी जा सकता है, जैसा कि ये आर्टिकल इसमें कह रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। और क्या कह रहा है, ये जो एक्ट है, ये जो ट्रिब्यूनल है, ये अक्रॉस थ्रू आउट द कंट्री लागू हो रही है, थ्रू आउट द कंट्री ये लागू हो रही है। साथ ही साथ ये चाहे मूवेबल प्रॉपर्टी हो चाहे इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, दोनों के ऊपर ही लग रहा है। अब मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, ऐसी प्रॉपर्टी जो कि मूव कर रही हो। अब जैसे रोल्स रॉयल्स आपने ली हुई हो और आपने उसी के ऊपर कोई जो नहीं है और लोन ले लिया कि भैया हमारी गाड़ी है इसके ऊपर लोन मिल जाएगा, तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी है, उसको भी सरकार या बैंक उसको सेल आउट कर सकते हैं। इमूवेबल जैसे आपकी प्रॉपर्टी होती है, अब प्रॉपर्टी आपने कहीं पे बना दी, एक जगह पे बनी हुई है, क्या उड़ के कहीं भाग जाएगी, नहीं, तो उसको इमूवेबल प्रॉपर्टी बोलेंगे। तो ये मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों के ऊपर अप्लीकेबल है। साथ ही साथ ये थ्रू आउट द कंट्री अवेलेबल है, मतलब कि पूरे इंडिया में कहीं पर भी हो आपके ऊपर ये चीज़ें लग सकती हैं, ठीक है। अब ये एक पॉइंट बहुत अच्छा फैक्ट दिया हुआ है कि इट कम्स इनटू प्ले इफ अ बोरोवर डिफॉल्ट ऑन हिज और हर पेमेंट फॉर मोर देन 6 मंथ। ये चीज़ें डीआरटी वाली जो प्रोसेस है ये कब लगेंगे, जब कभी भी बोरोवर 6 या 6 महीने से ज़्यादा के ऊपर डिफॉल्ट करता है, उससे पहले पे नहीं। इस समय भारत में 39 डीआरटी हैं, 39 डीआरटी हैं और 5 अपीलेट ट्रिब्यूनल भी है। कितने डीआरटी है, 39 डीआरटीज़ हैं और 5 डीआरएआईडीज़ हैं। ओके, तो ये बेसिक सी चीज़ है। तो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल जो कि 3 इस्टेब्लिश की गई है, चेन्नई, मुंबई और दिल्ली में, और इनका काम क्या था कि 100 करोड़ से ऊपर वाले केसेस को ये देखेंगी। डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल होती क्या है, या ये रिकवरी ऑफ डेट एंड बैंक्रप्सी एक्ट 1990 तहत के बनाई गई है और सिर्फ इसको अकेले नहीं बनाया गया, डेट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल को भी बनाया गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बताइएगा कि अगर एक पर्सन है जिसको डीआरटी से फैसला मिला, नाखुश है, फिर उसके बाद डीआरएआईटी से मिला, उससे भी नाखुश है, तब वो बंदा
करे तो करे क्या, जाए तो जाए क्या, कहाँ जाएगा बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। खत्म हो गया, बस थोड़ी सी और है। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या है, ध्यान रखिएगा, बहुत बेसिक्स इन्फॉर्मेशन। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी कुछ नहीं है, सुदर्शन सेन कमेटी ने इनके बारे में थोड़ा सा कहा है, इसके अंदर थोड़ा बहुत चेंज करो। तो सबसे पहले आप एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या है ध्यान से देखो। बैंक जो लोन देती है, अगर वो एनपीए बन गया तो बैंक ये तो एकदम कूड़े के भाव है। तो अब इस एनपीए को कैसे रिकवर किया जाए, क्या इस एनपीए को जो ये लोन लिया गया था इसको कैसे रिकवर किया जाए। या मान लो किसी कंपनी ने लोन लिया था और कंपनी एकदम बैंकरप्ट हो गई, तो उस कंपनी की अब ओनरशिप किसके पास आ जाएगी, बैंक के पास। लेकिन बैंक के पास इतनी एक्सपर्टीज़ नहीं है कि भाई उसको कंट्रोल कर सके। तो अब उस एनपीए को कैसे कन्वर्ट किया जाए, उसके लिए क्या अलग से एक कंपनी बनाई जाती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। जो एसेट है उसको रिकंस्ट्रक्ट करना। अब रिकंस्ट्रक्शन में क्या है, चाहे तो बेच भी दे, चाहे तो उस कंपनी का मैनेजमेंट चेंज कर दे। अब जैसे मान लीजिए कोई एक कंपनी है, जहाज़ बनाने वाली कंपनी थी, उसने जहाज़ लिया और लोन पे लिए, अब उसका धंधा नहीं चल पाया, कोरोना आ गया, तो वो जो कंपनी थी वो तो बैंकरप्ट हो गई ना। अब वो बैंकरप्ट हो गई लेकिन कंपनी बंद थोड़ी ना हुई है, तो उसकी एसेट किसके पास आ गई, बैंक के पास। अब बैंक के पास इतनी एक्सपर्टीज़ तो है नहीं कि हवाई जहाज़ को उड़ाए, तो क्या काम करेगी कि वो जो एसेट है उसको किसी ऐसे लोगों को दे देगी जो कि इस एसेट का रिकंस्ट्रक्शन कर सके। मतलब कि या तो उसको प्रॉफिटेबल बना सके या तो उसको सेल आउट कर सके, जो भी कर सके। तो ऐसी कंपनियां जो कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट को या तो परफॉर्मिंग में बदल देती हैं या तो उसकी रिस्ट्रक्चरिंग कर देती हैं, उसको एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज बोलते हैं। ठीक है, अब एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज क्या है, इनका लीगल प्रोविज़न क्या है, ध्यान रखना। इनको नरसिम्हन कमेटी 2 जो थी उसके तहत अपनाया गया था। इसको रजिस्टर करना पड़ता है सारफेसी एक्ट 2002 के तहत। इसका रजिस्ट्रेशन सारफेसी एक्ट 2002 के तहत होता है। और इसको रेगुलेट कौन करता है, आरबीआई। आरबीआई इसको रेगुलेट करती है, ध्यान रखिएगा। एआरसी को रेगुलेट कौन कर रहा है, आरबीआई कर रही है। और किस तरीके से करती है, इसको एज्यूम करती है कि ये एक एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती है। ठीक है, बाकी इसमें बहुत सारी बकवास चीज़ें लिखी हुई हैं, ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब गाइडलाइंस इसकी आई हैं। अब गाइडलाइंस के ऊपर क्वेश्चन ही बनेंगे, क्वेश्चन बनेंगे इसके स्टैटिक वाले पोर्शन के ऊपर। क्वेश्चन जो बनेंगे इसके स्टैटिक वाले पोर्शन के ऊपर है। तो एलिजिबल एआरसी क्या हो रहे हैं, क्या है क्या नहीं है, गाइडलाइंस बहुत सारी हैं। मन होगा तो इसको पढ़ लीजिएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा खास ज़रूरत नहीं है। पॉइंट ये आता है ये वाली जो बॉक्स वाली चीज़ है, भाई ये तो तहलका है भैया, ये तहलका है। ये क्या है, ध्यान से देखिएगा। बजट 2021 वाला जब बजट आया, 2021 का बजट आया, तो एक बैड बैंक का कॉन्सेप्ट आया। बैड बैंक का इस्टेब्लिशमेंट किया गया। बैड बैंक का मतलब क्या है, खराब, गंदा बैंक। गंदा बैंक नहीं, यहाँ पे बैड का मतलब है बैड लोन। बैड लोन का मतलब क्या है, एनपीए। कि बैंकों के द्वारा दिए गए जो लोन है, अगर वो एनपीए में कन्वर्ट हो गए तो वो तो ख़राब है ना, इसी वजह से उसको बैड लोन बोलते हैं। और उस बैड लोन को एक बैंक बनाया है सरकार ने, जो कि उनसे खरीदेगा और उसको सही कर देगा, तो उसको क्या बोला, बैड बैंक। तो बैड बैंक 2021 में बजट के तहत बनाया गया एक बैंक है जो कि बैंकों में पड़े हुए बैड लोन को खरीदता है। अब कैसे ये काम करता है, ध्यान रखिएगा। इस बैड बैंक की 2 संस्थाएं हैं। एक संस्था को हम बोलते हैं NARCL, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कोऑपरेटिव लिमिटेड, और दूसरी है IDRCL, इंडियन डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड। ये दोनों संस्थाएं, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपसे पूछा जा सकता है कि जो NARCL है, ये इसमें जो मेजॉरिटी स्टेक है वो पब्लिक सेक्टर बैंक का है। मेजॉरिटी सेक्टर जो है वो, मेजॉरिटी स्टेक जो है वो पब्लिक सेक्टर बैंक है, जैसे कैनरा बैंक। लेकिन जो IDRCL है ये प्राइवेट सेक्टर बैंक, इसके ऊपर कंट्रोल रखे हम। इसके ऊपर कंट्रोल किसका है, प्राइवेट बैंक का। अब होता क्या है, ध्यान रखिएगा, ये एक पूरा मैकेनिज्म के तरीके से काम करता है। कैसे, जैसे बैड बैंक है, बैड बैंक के काम क्या है, NARCL। NARCL क्या काम करता है
कि ये चीज़ों को एक्वायर करता है। जैसे किसी बैंक में कोई प्रॉब्लम आ गई, वहाँ पे जाएगा, कहेगा भैया हाँ बताओ क्या प्रॉब्लम है, कितना लोन तुम्हारा है, तो लाओ लोन हमको दो। तो लोन को ये एक्वायर कर लेगा उनसे, और एक्वायर करके कहेगा भैया लो भैया IDRCL, अब हमने अपना काम कर लिया, अब तुम्हारा काम बाकी है। हमने लोन जो बैड लोन था वो खरीद के ला के तुमको दे दिया है, अब तुम इसके साथ जो भी मनो करो, रीस्ट्रक्चरिंग करो, बेच दो, खा जाओ, उधार समझ के खा जाओ, कुछ भी करो, लेकिन इसको सही करो। तो वो काम कौन करता है? IDRCL। तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कमेटी जो है, कंपनीज है, उनके रेगुलेशन में थोड़ा सा चेंजेस किए गए हैं, जिसकी रिकमेंडेशन किसने की थी? सुदर्शन सेन कमेटी। ध्यान रखिएगा, सुदर्शन सेन कमेटी को ध्यान रखिएगा, कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि सुदर्शन सेन कमेटी इनमें से किसी से रिलेटेड है, तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी से रिलेटेड है, ये बात आप लोग बता दीजिएगा। इज दैट क्लियर? कोशिश की है मैंने चीज़ों को आसान लैंग्वेज में आप लोग को बताने की, इसको देखिएगा। बाकी कुछ भी डाउट हो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, ताकि उस पर जवाब दे सकें, और जो भी हुआ करे पूछा करिए, नहीं तो वही चीज़ सही नहीं होती जो आप पढ़ रहे हैं। हो सकता है कि आप पढ़ कुछ रहे हो कुछ रहा हो और निकल कुछ और रहा हो। इज दैट क्लियर? थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, और बाकी नेक्स्ट क्लास में कल मुलाकात होती है।